हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत हाजिर हुआ हूँ, तो आज हमें चर्चा करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उस हिस्से की जो कंपटीशन का है, या जनरली जो कंपटीशन के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेन चीज़ जिस पे मुझे फोकस करना है वो ये है कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, प्रयुक्त नहीं की जाती हैं। भले ही हम हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्यों के अंत में हम लगा रहे हों, तो उन क्रियाओं को अपन कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ऐसी क्रियाएं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो उनके तीन रूप होते हैं। पहला रूप, जो पहला प्रकार होता है वो होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन। ऐसी क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों की सहायता से समझी जाती हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, फील करना। ये जो क्रियाएं हैं, इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग जब हम इंग्लिश में करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करती हैं। भले ही हम हिंदी में रहा है, रही है, लगाएं। जैसे मैं सूर्यास्त देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं सूरज के डूबने को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो हिंदी वाक्य में तो आ रहा है। लेकिन जब इनका ट्रांसलेशन करेंगे, जब हम इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो हमको इसे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आईएनजी नहीं लगानी है। आई सी द सनसेट, क्या होगा? आई सी द सनसेट, मैं सूर्यास्त को देखता हूँ या देखती हूँ, या सूरज के डूबने को देखता हूँ या देखती हूँ, गुरु होने को। और इसी बात को आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि हम कैन का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। आई कैन सी द सनसेट, आई कैन सी द सनसेट, मैं सूर्यास्त को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। यहाँ पे सकना नहीं आएगा हिंदी में। यहाँ पर जो उसकी जो पॉसिबिलिटी है या कैपेसिटी है, उसका यहाँ पर वर्णन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सकना शब्द नहीं आएगा हिंदी में। जब हम बोलेंगे हिंदी में, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? रहा, रही है, रही हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है कि हो सकता है क्या कि मुझे भी पूरा विश्वास है कि 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम कैन लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिख सकते हैं केवल इस प्रकार से। कौन सी वर्ब? जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है वो। तो कैसे लिखेंगे? दो तरीके से लिखा जा सकता है। आई सी द सनसेट या आई कैन सी द सनसेट। अगर हम ये लिख देंगे आई एम सीइंग द सनसेट, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका ये लिखा हुआ दिख जाए आई एम सीइंग द सनसेट, तो इसका मतलब ये है कि रॉन्ग है, क्रॉस है। हमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। जस्ट लाइक दिस। दूसरा हमने वर्ब लिया है हियर। हियर माने सुनना। शी हियर्स द म्यूजिक, वह संगीत को सुनती है, वह संगीत सुनती है, या वह संगीत सुन रही है। अगर हम हिंदी में ये लिखें कि वह संगीत सुन रही है, तो इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा, रहा है, रही है होने के बावजूद भी। हम ये नहीं लिखेंगे कि शी इज हियरिंग द म्यूजिक। हियर माने सुनना, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? या तो आप ये लिखें कि शी हियर्स द म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनती है या सुन रही है, दोनों का एक ही इंग्लिश बनेगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकती हैं कि शी कैन हियर द म्यूजिक, शी कैन हियर द म्यूजिक।
यहाँ पर कैन लगाएंगे, लेकिन कैन का मतलब कतई ये नहीं निकलेगा कि सकना। यहाँ पर भी अर्थ वही निकलेगा कि वो क्या कर रही है, म्यूजिक को सुन रही है। नेक्स्ट हमने ये लिखा है स्मेल, वह गुलाब को सूंघ रहा है। ही स्मेल्स द रोजेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे लिख दीजिएगा ही स्मेल्स द रोजेस, या लिख दो कि ही कैन स्मेल, कैन लगाकर भी लिख सकते हैं ही कैन स्मेल द रोजेस। यदि हम ये लिख देंगे ही इज स्मेलिंग द रोजेस तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, गलत। इसी तरीके से टेस्ट, स्वाद लेना या चखना, मैं मधुरता का स्वाद ले रहा हूँ या मिठाई का स्वाद ले रहा हूँ, मैं मिठाई का स्वाद ले रहा हूँ, तो ये नहीं हो जाएगा आई एम टेस्टिंग द स्वीट या आई एम टेस्टिंग द स्वीटनेस, मधुरता का, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और वो हो जाएगा आई टेस्ट द स्वीटनेस, मधुरता, या आई कैन टेस्ट द स्वीटनेस। या तो कैन लगा के बनाइए या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर बनाइए, लेकिन इसमें आई लगा देंगे तो ये हमारा कैसा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा है, वर्ब लिखिए फील। शी फील्स द वार्मथ, उसे गर्मी का एहसास हो रहा है या वह गर्मी महसूस कर रहा है या कर रही है। मतलब अगर फील का हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि वह गर्मी महसूस कर रही है या उसको गर्मी का एहसास हो रहा है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा शी फील्स द वार्मथ या शी कैन फील द वार्मथ। उसे क्या है, गर्मी का एहसास हो रहा है। ये नहीं लिखा जाएगा कि शी इज फीलिंग द वार्मथ। शी इज फीलिंग अगर हम आई लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, यदि इनकी जो मैंने वर्ब ऑफ परसेप्शन बताई हैं, इनका दूसरे अर्थ में अगर इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यदि सी माने देखने, हम अभी बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, देखने की। अगर सी का मतलब मिलना हो, मुलाकात करना हो, भेंट करना हो, तब हम आई लगाते हैं। जैसे हम ये कहें कि मुझे मैं आज अपने वकील से मिल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग माई लॉयर टूडे। आई एम सीइंग माई लॉयर टूडे, यहाँ देख रहा हूँ नहीं, यहाँ पे है मीट, MWT, मीट वाले मिलना। अगर सी का अर्थ या सी का इस्तेमाल मिलने के अर्थ में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है, आईएनजी लगती है। इसी तरीके से यदि फील माने टच हो, फील माने क्या हो, टच करना। डॉक्टर उसकी नर्व्स, पेशेंट मरीज की नर्व्स को फील कर रहा है, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। तो चूंकि वो टच कर रहा है, टच करके फील कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फील में आईएनजी लगेगा। इसी तरीके से अगर हियर का मतलब क्या होता है, सुनवाई, जो कोर्ट में सुनवाई होती है। अगर वो हो द जज इज हियरिंग माई केस, मेरे केस की सुनवाई जज कर रहे हैं, अब हियर में आईएनजी लगेगा और कंटिन्यूअस बनेगा इसका। तो कुल मिला के ये जो अनइंटेंशनल होता है, गैर इरादी तौर पे हम जो सुनते हैं, वो उसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, लेकिन सुनवाई के अर्थ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अर्थ में होगा। इसी तरीके से जो मैंने ये बताया कि वर्ब ऑफ परसेप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का में इस्तेमाल नहीं होता है, इसी तरीके से वर्ब्स ऑफ पजेशन, जो वर्ब ऑफ पजेशन होती हैं, उनका भी प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। वर्ब ऑफ पजेशन कौन कौन सी हैं? वर्ब ऑफ पजेशन है पजेस, बिलोंग और ओन। कौन कौन सी थी? पजेस, वह निपुणता धारण कर रही है, तो शी पजेसेस ग्रेट टैलेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है हमने। शी इज पजेसिंग ग्रेट टैलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आईएनजी नहीं लगना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसी तरीके से यह पुस्तक मेरी हो रही है, सपोज कीजिए हम किताब खरीद रहे हैं कहीं
और उसी टाइम पर हम ये कहने का अब ये पुस्तक का मालिक मैं हूँ या मेरी हो रही है, तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी नहीं होगा, बिलोंग में आईएनजी नहीं लगेगा। इसी तरीके से ओन, ओन माने मालिक होना, वह इस मकान का मालिक बन रहा है। मान लीजिए कि हम खरीद रहे हैं, तो हम कहते हैं तो इसका मकान का मालिक हो रहा हूँ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, लेकिन हम आईएनजी नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन में आईएनजी नहीं लगता है। तो ही ओन्स ए हाउस, वह मकान का मालिक बन रहा है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ही ओन्स ए हाउस, ही इज ओनिंग ए हाउस कहना गलत है। अगर ओन में हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हमने दो प्रकार सीखे, एक तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के संग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, और जो वर्ब्स ऑफ पोजेशन होती हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। इसी तरीके से वर्ब्स ऑफ ओपिनियन, वर्ब्स ऑफ ओपिनियन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। वर्ड्स ऑफ ओपिनियन कौन कौन सी हैं, एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, थिंक सोचना, बिलीव माने विश्वास करना, अंडरस्टैंड। तो ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वर्ब्स ऑफ ओपिनियन। जैसे हम ये कहें अब मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ, अब मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ, तो आईएनजी नहीं लगेगी एग्री के साथ में, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा नाउ आई एग्री विद यू। ये नहीं होगा कि नाउ आई एम एग्रीइंग विद यू, एग्रीइंग विद यू नहीं होगा, चाहे भले ही उसमें अब लगाए। मतलब पहले हम आपसे सहमत नहीं थे लेकिन अब मैं सहमत हो रहा हूँ, लेकिन हम जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिसएग्री का इस्तेमाल करते हैं कि मैं वह आपसे असहमत हो रहा है, नाउ ही डिसएग्रीज विद मी, वह मुझसे असहमत हो रहा है। डिसएग्रीइंग नहीं करेंगे, अगर डिसएग्रीइंग लिखा है तो क्या है, इनकरेक्ट है। थिंक माने सोचना, वह सोच रही है, वह सोच रही है कि यह एक बुरा आइडिया है, तो शी थिंक्स इट इज़ ए बैड आइडिया, शी इज थिंकिंग इट इज़ ए बैड आइडिया नहीं होगा। मतलब थिंक को हम आईएनजी में नहीं ले जाएंगे। बिलीव माने विश्वास करना, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ, आई एम बिलीविंग इट गलत है, क्या होगा, आई बिलीव इट। इसी तरीके से अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझ रहा हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, बल्कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा और हम ये कहेंगे कि आई अंडरस्टैंड दिस। अब अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो और ज़्यादा मतलब उसमें जाएंगे हम, मतलब आईएनजी आना ही चाहिए, जब हम हिंदी में आईएनजी लगा रहे हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं लगाएं। तो फिर उसके लिए एक उपाय है, एक दूसरा तरीका है जो हमारी वर्ब ऑफ ओपिनियन है। तो वर्ब ऑफ ओपिनियन में हम स्टार्ट या बिगिन में आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ, है ना, तो आई एम स्टार्टिंग टू थिंक, क्या हो जाएगा, आई एम स्टार्टिंग टू थिंक। स्टार्ट में आईएनजी लगा दो, अगर आईएनजी लगाने का ही शौक है कि नहीं हमें तो लगानी ही है, तो फिर आप स्टार्ट लगा दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन रहा रही मतलब आप जो चाह रहे हैं कि रहा रही में आईएनजी आए, तो मेन वर्ब के संग में तो नहीं आ रही है, थिंक ही आ रही है इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके। या जैसे कि मैं समझ रहा हूँ या मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, तो आई एम स्लोली बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, आई एम स्लोली बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने बिगिन में आईएनजी लगाया है, ऊपर वाले में हमने थिंक में आईएनजी नहीं लगाया बल्कि स्टार्ट में आया है। तो ये जो दो वर्ब हमने बताई आपको, बिगिन या स्टार्ट, इसमें आईएनजी लगाने के बाद में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात को रख सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।